गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग लाइव। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइव जुड़ो। हाँ, चलो भाई आ जाओ सब लोग। नौटंकी करने वाले ना आया करो यार। यहाँ क्लास चले केमिस्ट्री की और तुम पूछ रहे हो कि हिंदी क्लास कब चलेगी। तुम लोग का अजब ही लीला चलता है। जय माँ सरस्वती। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सब लोग आ जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं ना, सब लोग आ गए। चलो भाई स्टार्ट करिए जाए। हाँ, राम राम। नहीं, कल मेरा क्लास नहीं हुआ था। हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है, तबीयत तबीयत ठीक है भाई। चलिए भाई। सर हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, दो दो लोग पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाइए। सबर करो, सबर सबर। ठीक? हाँ हम ठीक बानी। ठीक है, रघुआ ठीक बानी ना। ठीक। हाँ, कल मेरा क्लास नहीं हुआ था। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ठीक। चलो भाई। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग है। हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम अगली जो आज पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, कौन सा point? चलो, हमें पढ़ना है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ना भाई? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ना। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, चलो। अशुभ प्रभात। ठीक है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ना। तो छद्म का मतलब होता है झूठा। विवेक बर्मान, हमें भूल गए हो क्या? नहीं यार। छद्म का मतलब क्या होता है? झूठा। छद्म का मतलब ही समझिए क्या, झूठा होता है। अब आप समझिए बात को।
कह रहा है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की होगी, कहने का मतलब है अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की होगी, लेकिन इसकी आणविकता एक ना हो। हम कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो। बात समझ में रहा है? ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो, लेकिन अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो। लेकिन अभिक्रिया किसकी हो? प्रथम कोटि की हो। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलो कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दिया जाए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 6, 6:30 से लाइव है। मेरा नाम शुभम पटेल। ठीक है भाई। ठीक है, चले चलो भाई। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, छद्म कोटि की अभिक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो, जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो, लेकिन यह अभिक्रिया की जो कोटि हो 1 हो। मतलब ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो। ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे भाई? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकताएं वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकताएं 2 या 2 से अधिक हो, परंतु कोटि एक हो। परंतु कोटि एक हो। परंतु कोटि क्या हो भाई? एक। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? कि इसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, लेकिन कोटि एक हो। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई अभिकारक हो जिस पर अभिक्रिया निर्भर करे, बाकी पे निर्भर न करे। मतलब ऐसी रासायनिक, मैंने आपको बताया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। बाकी उसमें कितने ही आप अभिकारक को बढ़ाते चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन निर्भर करे केवल एक पर, मतलब उसके खत्म होने पर अभिक्रिया रुक जाए, उसके बढ़ने पर अभिक्रिया बढ़ जाए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वही कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, परंतु कोटि कितना हो? एक हो। परंतु कोटि कितना हो? एक हो। बात समझ में आ रहा है? छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रहा है। मतलब ऐसी अभिक्रिया, क्या कह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक ही हो, कोटि कितना हो, केवल एक हो, लेकिन आणविकता 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब आणविकता कितनी भी बढ़ा दो लेकिन कोटि केवल कितना हो, एक हो, केवल कोटि कितना हो, एक हो, लेकिन आणविकता 2 से ज्यादा हो, वैसे को क्या बोलेंगे, छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, C12H22O11, C12H22O11। अब देखो इसको हम लोग H2O ले लें, इसमें H2O ले लें, और H2O को हम आधिक्य में ले लें। H2O किस में ले ले भाई, आधिक्य में ले ले। आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा में। तो जब H2O को अधिक मात्रा में ले लोगे तो कभी खत्म होगा, नहीं होगा। तो अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, केवल इसी पर निर्भर करेगी। इसको हमने कम ले लिया, क्या कम, इसको हमने क्या कर लिया, कम ले लिया। बस में इसको हमने कम ले लिया, इसको क्या ले लिया, अधिक के ले लिया, अधिक के मात्रा में। तो अब अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, केवल और केवल इसी पर निर्भर करेगी। C12H22O11 केवल और केवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको शुगर केन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं। अभिक्रिया केवल इसी पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। क्या बनता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। अब बात को समझिए, तो यह आधी के मात्रा में ले लिया गया। देखो आणविकता 2 है, इसकी भी आणविकता है, इसकी भी आणविकता यहाँ पे 2 हो जाएगी, लेकिन कोटि केवल यह होगा, केवल इसी पर अभिक्रिया निर्भर कर रहा है, तो कोटि केवल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोटि केवल कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, कोटि केवल कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन आणविकता देखो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वही कह रहा है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो लेकिन कोटि केवल कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है भाई, नोट करो, आगे चलते हैं। नोट करो, इसके लिए अभिक्रिया की वेग लिखवा देते हैं, अभिक्रिया की दर भी लिखवा दे, आगे चले फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा भाई, अगर हम लोग बात करें अभिक्रिया का वेग, बात करें हम लोग अभिक्रिया का वेग किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। अभिक्रिया के वेग को किससे दिखाते हैं, आर से। तो आर बराबर के हो जाएगा इंटू C12H22O11 सी, इसके पावर 1, यह अभिक्रिया के वेग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग ले ले CH3COOC2H5 प्लस CH3COOC2H5 ले ले। जैसे हम लोग बोलते हैं इसका एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। और हम H2O के साथ इसका रिएक्शन करा दें, फिर से हम बता रहे हैं कि इसको हम आधिक्य की मात्रा में ले लें। किस में ले लें, आधिक्य में ले लें। तो जब आधिक्य में कोई चीज ले ली जाए, जब कोई चीज आधिक्य में ले ली जाए तो वह उसी पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया निर्भर नहीं करती। आधिक्य में जो चीज ली जाएगी उस पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं निर्भर करती है। हाँ, 2 या 2 के आगे 3, ठीक है ना, 4 5 6 ऐसे होता है। ठीक है, समझो। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनता है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस का एल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और C2H5OH बनता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर R = K
CH3 COO C2H5 पर केवल और केवल निर्भर करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोटि कितना मिल रहा है, कोटि केवल 1 मिल रहा है। मतलब यहाँ से हम देख के बता देंगे कोटि कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसमें भी कोटि कितना मिल रहा है, इसमें भी कोटि केवल 1 मिल रहा है, इसमें भी कोटि केवल कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन आणविकता इसकी क्या है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन इसकी आणविकता 2 है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, छद्म अभिक्रिया, या फिर कहते हैं हम लोग आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चले भाई आगे। सर नहीं दिख रहा, हाँ साइड का नहीं दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है भाई, हट जाए, चलो हट जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, ठीक है। बस हो गया। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। तो भाई देखो, कोलिजन थ्योरी यह कहती है कि अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं के मध्य टक्कर आवश्यक है। अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं के मध्य टक्कर आवश्यक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है। तो अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए, टक्कर होना चाहिए। अब टक्कर 2 तरीके के होंगे, अब टक्कर भी क्या होंगे, 2 तरीके होंगे। एक टक्कर होता है जो कि हेड टू हेड, जिसको हम प्रॉपर कोलिजन कहते हैं। प्रॉपर कोलिजन मतलब प्रभावी टक्कर। टक्कर भी कितने तरीके का होगा भाई, 2 प्रकार का। टक्कर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक होगा प्रभावी टक्कर, ठीक है ना, और एक क्या होगा साइड वाइज मतलब पार्श्वी टक्कर, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, और इसको बोलते हैं पार्शियल कोलिजन। तो
बात यहाँ पे आपको समझना है कि भाई कोई भी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए आपका जो अभिकारक है उनके मध्य कोलिजन होगा। मतलब कहने का है कि अब अणुओं के मध्य कोलिजन होना आवश्यक है, अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के मध्य कोलिजन होना आवश्यक है। ठीक है, क्या कह रहे हो जी? हाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर सेम ओरिएंटेशन में टक्कर हो, देखो इधर, जैसे ये दो एटम हो जाए, यहाँ पे देखो, तो जैसे यह एटम इसकी तरफ अप्रोच करे, यह एटम इसकी तरह अप्रोच करेगा, तो दोनों सेम लाइन पर होंगे। जब दोनों सेम लाइन पर होंगे तो इनका कोलिजन कैसे होगा, इनका कोलिजन ऐसे होगा। तो इस टक्कर को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। इस टक्कर को क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। लेकिन पार्श्वी टक्कर में कैसे हो सकता है, जैसे एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, यह इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, यह इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो फाइनली में क्या मिलेगा, ये ऐसे टक्कर मार के चला जाएगा, साइड वाइज टक्कर मार के चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे टक्कर होगा, तो यहाँ पे टक्कर जो हो जाएगा साइड वाइज टक्कर हो जाएगा, ये प्रभावी टक्कर नहीं है। अब बात को समझे, जब आमने सामने की टक्कर हो, जैसे आपका किसी से आमने सामने का टक्कर होगा तो क्या कहलाएगा, प्रभावी टक्कर कहलाएगा। कौन सा टक्कर कहलाएगा, जैसे समझो एक ट्रेन जा रही है, यह क्या हो रहा है भैया, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन अपने ट्रैक पे जा रही है। अब क्या हुआ, किसी को, अब हुआ क्या ना, अब कोई बंदा है, उसको कोई छोड़ के चला गया है, उससे कोई क्या किया, छोड़कर चला गया है। तो अब ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, अब बेचारा बड़ा साइडली खड़ा है, बड़ा साइडली खड़ा है, ठीक है, चाहता है कि ट्रेन आए और मुझे धक्का मार दे। बात समझ में आ रहा, तो अब यह ट्रेन इससे आएगी धक्का मारेगी। तो अब समझो अगर ये पटरी पर खड़ा रहेगा तो साइड वाइज होगा, लेकिन ये पटरी के बीचों बीच खड़ा है, देखो पटरी के बीचों बीच, तो आमने सामने की टक्कर होगी, तो टक्कर के बाद इसका नजारा देखने लायक रहता है। अब देखे हो कि नहीं देखे हो, बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आमने सामने की टक्कर होता है, हेड टू हेड, आमने सामने का जब टक्कर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। और जब साइड वाइज किसी साइड से मार के चला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्श्वी टक्कर, जैसे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब देखो, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, टक्कर सिद्धांत कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं के मध्य, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है, बिना टक्कर के अभिक्रिया नहीं होगी। टक्कर होगा, टक्कर होने से अच्छा क्या होता है, टक्कर होने से जैसे दो, देखो अब ये क्या है, ये रुका था, ये जो लड़का है, नहीं लड़का थोड़े है, लड़कियां ज्यादा मरती है, लड़की है, लड़कियां ज्यादा ट्रेन के सामने जाती है, लेकिन ज्यादा डिप्रेशन में आती है। अब समझो, तो जब ये ट्रेन जा, यह क्या है, यह क्या है, रेस्ट में है, ये किस में है भाई, रेस्ट में है, ये किस में है, रेस्ट में है, और ये किस में है, इधर की तरफ मोशन में है, इधर कैसे, ये मोशन में है। अब इधर से यह गया, इसको टक्कर मारा, तो यह रेस्ट से कहाँ आ जाएगी, यह भी मोशन में आ जाएगी, ये लड़की भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। जब भैया मोशन में आ जाएगी तो इसके पास क्या हो जाएगी, जैसे ही मोशन में आएगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा, जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी
तो भाई जब काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गया तो इसके अंदर मोशन का गुण हो गया, मोशन का गुण आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब यह दूसरे को टक्कर मारेगा। अब एटम की परिभाषा में समझते हैं, अब समझो। तो क्या किया, ये दोनों लोग टकराए तो इनकी पहले वाली जो वेलोसिटी है बदल गई होगी। हाँ लिखवा देंगे। तो जो पहले वाली वेलोसिटी होगी बदल गई होगी। तो अब यह दोनों पास में आए। पहले हमने मान लिया इसका वेग u1 था और इसका वेग u2 था। अब दोनों टकरा गए, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग भी हो जाएंगे। इसका वेग कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, इसका वेग कितना हो जाएगा, कुछ v2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका वेग बदल के v1 v2 हो जाएगा। अब ये किसी दूसरे से टकराएंगे तो दूसरे की एंटी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसी तरह कोलिजन होता रहता है, लेकिन सभी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। हर बार जरूरी नहीं है कि ट्रेन मारेगा तब मरी जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, बच भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, हर बार ट्रेन धक्का मारेगी तो आदमी मर ही नहीं जाएगा, बच भी सकता है। ठीक है, तो समझो, जो इफेक्टिव कोलिजन होगा उसी से अभिक्रिया होगी। जो कोलिजन प्रभावी टक्कर होगा, मतलब जो टक्कर प्रभावी टक्कर होगा उसी से अभिक्रिया होगी, और जो पार्श्वी टक्कर होगा उससे अभिक्रिया नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब आते हैं थोड़ा डिफिनीशन पे, है ना, थोड़ा डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। लिखेंगे अभिकारक अणुओं के मध्य अभिकारक अणुओं के मध्य, हाँ लिखवा रहे भाई, अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि होने के लिए यह आवश्यक है कि देखो उनके मध्य टक्कर हो। यह आवश्यक है कि उनके मध्य क्या हो, टक्कर हो। बात समझ में आ रहा है। यह आवश्यक है कि अणुओं के मध्य टक्कर हो। आवश्यक है कि अणुओं के मध्य टक्कर हो। बात समझ में आ रहा है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि अणुओं के मध्य टक्कर हो, ठीक है ना, जिससे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जिससे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अरे देखो यार, देखो ट्रेन आ रही थी ना, अब ट्रेन आ रही थी तो उसको ऐसे देखो, ये मेरा हाथ है, ट्रेन है, ट्रेन जाएगी तो इसको मारेगी तो जो उसका पहले का हड्डी हड्डी जुड़ा था ना वो टूट जाएगा, कुछ नया बनेगा। हो सकता है ऐसे हो जाए, लटक जाए, समझ रहा है ना। तो ऐसे ट्रेन जाएगी तो पुरनका जो बॉन्ड बना था ना टूट जाएगा, नया वाला बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। सर मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। सर ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आई एम न्यू स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगत की पढ़ा रहे हैं बेटा। किस क्लास का चल रहा है क्लास का, अच्छा 12 का चल रहा है यार। ठीक है,
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जरूरी हो गया कि टक्कर होना चाहिए। टक्कर से होता क्या? पुरनका वाला बंधवा टूट जाता है सर जी, नयका वाला बंधवा बन जाता है। अब टक्कर दो प्रकार के, टक्कर कितने प्रकार के? दो प्रकार के पढ़ेंगे अब। जैसे हटाएं, चले भाई आगे चले। जी सर, पेपर में पूछता है, पेपर में पूछता है आर्हेनियस का सिद्धांत, ठीक है ना? पेपर में पूछता है आर्हेनियस का सिद्धांत, तो इसे आर्हेनियस ने ही दिया था। हम आगे लिखेंगे कि टक्कर के सिद्धांत को आर्हेनियस ने दिया था। टक्कर के सिद्धांत को आर्हेनियस ने दिया था। टक्कर के सिद्धांत को आर्हेनियस ने, टक्कर के सिद्धांत को आर्हेनियस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो अब बात को समझो, अब बात को समझो। सर आप कोई क्रीम लगाते हो क्या? इतने हैंडसम हो आप। अरे गजब बेइज्जती है यार, हम कुछ नहीं लगाते यार, जो हो गया हो गया। बात को समझो भाई। टक्कर सिद्धांत क्या कहती है? टक्कर सिद्धांत कहता है, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है मेरे भैया? टक्कर सिद्धांत कहता है कि अभिक्रिया होने के लिए टक्कर होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया गया कि अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए? टक्कर होना चाहिए। गजब बेइज्जती है, टक्कर होना चाहिए, इसका क्या मतलब? टक्कर से क्या होगा? कोई परमाणु रुका रहेगा, दूसरा आके टक्कर मारेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। हमने आपको थोड़ी देर, कुछ दिन पहले बताया था मेरे भाई कि परमाणु दो प्रकार के, कुछ दिन पहले मैंने बताया था। कुछ याद आ रहा तो बताइए, ठीक है ना? कुछ याद आ रहा हो तो आप बताइए मुझे कि परमाणु दो प्रकार के थे, याद है? हमने बताया था सर जी परमाणु, सर जी परमाणु तो दो प्रकार का था। एक तो सर जी था एक्टिव परमाणु और दूसरा सर जी था पैसिव। एक तो था एक्टिव मॉलिक्यूल, एक तो था पैसिव मॉलिक्यूल। कुछ सर याद आ रहा हो तो आप हमें बताएं। हाँ फेयर लवली, ठीक है। आपको बताइए भाई, हमने आपको बताया था एक तो एक्टिव परमाणु था, दूसरा क्या था? पैसिव परमाणु था। अगर ये बात आपके याद आ रही हो तो बताइए मुझे। ठीक है, आप बात को समझिए। एक्टिव और पैसिव अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो मुझे बताइए, ठीक है? तो एक्टिव पैसिव में मैंने बताया था कि भाई दोनों बराबर बराबर मात्रा में होते हैं, मतलब दोनों के बीच में साम्यावस्था होती है। एक्टिव परमाणु और पैसिव परमाणु के बीच में क्या होती है भैया? साम्यावस्था होती है, यह हमने आपको बताया। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में बताया था मैंने। तो हमने बताया था कि जब हम सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो पैसिव है इहो बदल जाता है एक्टिव में।
जो पैसिव है वह किस में बदल जाता है, एक्टिव में, और जो एक्टिव है वो तो एक्टिव रहबा करेगा। जैसे नालायकों तुम लोग अपने पे समझो, जिस दिन तुम लोग को मोटिवेट किया जाता है तो तुम लोग भी एक्टिव हो जाता है पढ़ने के लिए, और इसे स्थिर पड़ा रहे गधों की तरह इसे पड़ा रहता है, नहीं पढ़ना है मुझे, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन जिस दिन मोटिवेट किया जाता है, अरे नालायकवा पढ़ ले रे, फेल हो जाएगा, तब तुम्हारे मन में चेतना जागती है, तुम भी एक्टिव हो जाते हो। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि जो एक्टिव हो, एक्टिव है। जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर देते हैं, पैसिव वाला भी एक्टिव में बदल जाता है। पैसिव वाला भी क्या होता है, पैसिव वाला भी किस में बदल जाता है, एक्टिव में बदल जाता है। तो वही चीज तो टक्कर में होती है कि भाई देखो इधर एक परमाणु है, या दूसरे को मार देगा टक्कर, पहले सोया था, एक परमाणु है, इस सोया था, इधर से आके इसने टक्कर मार दी, क्या हो गया भैया, अरे भाई टक्कर लग गई, अब वो दौड़ाएगा उसको, काहे हमको टक्कर मारे, होने लगी अभिक्रिया, क्या हो गई, अभिक्रिया होने लगी। बात समझ में आया? तो जब प्रभावी टक्कर होगा तो अभिक्रिया होने लगेगी। बात समझ में? थोड़ी सी आगे चलते हैं हम। तो एक्टिव पैसिव वाला जो खेल है मैंने आपको पहले बता रखा था इसी दिन रात के लिए, ताकि आपकी थोड़ी सी समस्या आसान हो सके। तो देखिए टक्कर सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स हैं, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा यह है सर कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक परस्पर टकराना आवश्यक, अभिकारकों का परस्पर टकराना आवश्यक है। तो जो पॉइंट से कहता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, पहली पॉइंट क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों का परस्पर टकराना आवश्यक है। आवश्यक कैसे लिखते हैं, आवश्यक, हाँ यार आवश्यक है, ठीक है। क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों का परस्पर टकराना आवश्यक है। क्या सभी, अजीत सिंह जी आप नए स्टूडेंट हैं, आपका वेलकम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं जा पा रहा है। अच्छा, मेरे एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आता है, चलो धन्यवाद भाई। अब बात को समझिए कि क्या सभी टक्कर से रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या सभी टक्कर से ट्रेन जा रही थी वो एक टक्कर से मारेगा तो क्या जरूरी है कि मरी जाए? अरे भैया हो सकता है कि किनारे पे खड़ा हो, साइड से लग जाए, हाथ वाथ टूट जाए, खाली इतना हो सकता है। जैसे आप कभी कभी चलते हो, पीछे से बाइक वाला ठोक देता है, तब मर थोड़े जाते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो जो दूसरी पॉइंट हो जाएगी तो हम बोलेंगे भाई, दूसरी पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि अभिक्रिया उसी से होगी जब प्रभावी टक्कर होगा। अभिक्रिया तभी होगी जब टक्कर कैसा हो, प्रभावी टक्कर हो। बात समझ में आ रहा? अब दूसरी पॉइंट में हम लिखेंगे कि सभी टक्कर के कारण अभिक्रिया नहीं होती, लिखेंगे सभी टक्कर के कारण अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती है। देखो मैंने क्या लिख दिया कि सभी टक्कर के कारण अभिक्रिया नहीं होती है, सभी टक्कर के कारण अभिक्रिया नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी टक्कर के कारण नहीं होगी, केवल प्रभावी टक्कर के कारण ही अभिक्रिया होगी, केवल प्रभावी टक्कर के कारण ही अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं क्योंकि समय कम है ना। अगर समय कम ना रहता, आप लोग अप्रैल मई के महीने में ज्वाइनिंग किए होते, बड़े डिटेल में पढ़ते, बड़ा मजा आता है।
ठीक है ना। बड़ा मजा आता है, बहुत इंजॉय आता है, लेकिन समय कम इसलिए मैं थोड़ा शार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहते हैं क्या, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। उसे प्रभावी क्या लिखा, उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब कितनी प्यारी वाणी है सर आपकी। अच्छा अच्छा सर, धान पीट डाले, अरे धान पीटते नहीं यार, मशीन से लगवा के खत्म कर लेते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। तो लेकिन जानते हो, एक्सीडेंट तो न जाने कितने होते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या कम होती है। समझ रहा है कि नहीं? कुल टक्कर, कुल एक्सीडेंट तो पता नहीं कितने होते हैं, हर गली गली में एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या कम होती है। तो उसी तरह कहेंगे कि भाई प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। प्रभावी टक्करों की संख्या, साउंड क्लियर नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो गया भैया, मेरे साउंड तो ठीक ठाक होना चाहिए था। चलो ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट करो साउंड के लिए, समझो। तो भाई देखो, टक्कर तो हमेशा होता रहता है, टक्कर पर डे किसी न किसी गली में हजारों टक्कर होते रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग मर जाते हैं? नहीं। तो टक्कर तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन प्रभावी टक्कर बहुत कम होते हैं। टक्कर तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रभावी टक्कर बहुत कम होते हैं, और प्रभावी टक्कर से ही अभिक्रिया होती है। तो इस लाइन को लिखना पड़ेगा, इस लाइन पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम लोग, आगे चलते हैं थोड़ा। कुल टक्करों की तुलना में क्या लिखेंगे, कुल टक्करों की तुलना में, कुल टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। अरे चैप्टरवा आ जाए, खत्म हो जाएगा रे, काहे घबरा रहा है तू। कुल टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रहा है भैया? तो कुल टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। चलो अगले पॉइंट में चले, पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो, जो हमने बताया था अणु कितने प्रकार के, दो, एक्टिव पैसिव, सक्रिय सक्रिय निष्क्रिय, सक्रिय निष्क्रिय, यह हमने आपको बताया था। हमने बताया था भाई परमाणु दो प्रकार के, एक ठो एक्टिव, एक ठो पैसिव, एक सक्रिय अणु, एक ठो निष्क्रिय अणु। तो प्रभावी टक्कर से जो मिलेगा, जो प्रभावी टक्कर से मिलेगा उसे सक्रिय अणु कहेंगे। मतलब प्रभावी टक्कर के बाद जो अणु मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय बोलेंगे। ठीक है भाई, तो प्रभावी टक्कर के बाद जो अणु मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सक्रिय अणु बोलेंगे। ठीक है भाई, प्रभावी टक्कर के बाद जो अणु मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सक्रिय अणु बोलेंगे। ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर है? तो प्रभावी अणु के बाद जो हमें अणु प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय अणु बोलेंगे। ठीक है भाई,
चलो तो लिखेंगे अगली लाइन में कि प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु को सक्रिय अणु कहते हैं। प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु को सक्रिय अणु कहते हैं। प्राप्त अणु को सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणु कहते हैं। प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु को सक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है भाई। चलो भाई। यस सर। सर जी बता दीजिए कॉल पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे यार गजब बात करते हो। हमने अपनी टाइमिंग बता रखी है ना, हमने अपनी टाइमिंग को बता रखा है। काहे नहीं बात करेंगे यार, ऐसी कौन सी बात होगी, काहे नहीं बतियाएंगे, बतिया लेंगे। सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यस, आर्हेनियस के सिद्धांत के नाम से पूछे जाते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के नाम से पूछे जाते हैं। सर बताए ना, आपको शिखर बैच में देखे होते तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देते, कोर्स लेकर भी नहीं। है? क्या कह रहा है जी? सर अगर बताए ना, सच बताए ना, तो अगर आपको शिखर बैच में देखे होते तो ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देते, लेकिन कोर्स लेकर भी नहीं। अच्छा अच्छा, चलो भैया आगे ध्यान दीजिए। थोड़ा पॉइंट की बात कर ले। प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु को क्या बोलेंगे? सक्रिय अणु। सबको क्लियर है? प्रभावी अणु से प्राप्त अणु को क्या प्रभावी टक्कर से जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? मतलब एक प्रभावी टक्कर होगा, उसके बाद जो नया अणु मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सक्रिय। और यही सक्रिय अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो पुराना वाला बनता टूट गया, अब नया वाला बना है सक्रिय अणु, और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और यही सक्रिय अणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और यही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। यही सक्रिय अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यही जो प्रभावी टक्कर से प्राप्त अणु है, यही सक्रिय अणु होते हैं, और यही अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। किसको? अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। ठीक है भाई, आगे चले। तो क्या लिख दिया हमने? इसके क्या बोलते हैं भाई? सक्रिय अणु कहते हैं। इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर, लिखेंगे इन अणुओं की ऊर्जा इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर, एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या इससे अधिक होता है, या इससे अधिक होता है। अभी सब समझाएंगे, सब समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो चौथी पॉइंट हो जाएगी इसके लिए। अब चौथी पॉइंट वाइज हम लोग सारा चीज समझ लेते हैं, फिर इसके लिए हम सारे चीज बताएंगे। आप लोगों को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे अभिक्रिया के अभिकारक के अणु। अगली पॉइंट क्या हो जाएगी भाई? अभिक्रिया के अभिकारक के अणु। अभिक्रिया के अभिकारक के अणु में निहित, निहित का मतलब प्रारंभिक,
निहित प्रारंभिक ऊर्जा, निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके, तल को सक्रिय करके, तल को क्या करके भाई, सक्रिय करके देहली ऊर्जा तक ले जाने में, करके देहली ऊर्जा तक ले जाने में, ले जाने में आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को, आवश्यक अतिरिक्त, ये पॉइंट वाला स्टार पॉइंट लगा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझिए। ओ ये क्या हो गया, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं, समझो क्या लिखा है, अभिक्रिया के अभिकारक के अणु निहित, अभिक्रिया के अभिकारक के अणु, अणु में लिखना, अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा को। अब यहाँ पे मैं अगली लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ। पहली चीज कह रहा है कि भाई अभिकारक का कोई अणु है, जैसे अब मैंने मान लिया अभिकारक का कोई अणु, इसके पास कुछ ऊर्जा पहले से थी, इसके पास कुछ ऊर्जा पहले से थी, क्लियर है। अब इसमें देहली ऊर्जा लाना है। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, पहली चीज है देहली ऊर्जा क्या होती है। तो देखो देहली के लिए हम कहते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा, देहली ऊर्जा क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई पैसिव मतलब निष्क्रिय अणु सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाए, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। बात समझ में आ रहा, मतलब वह न्यूनतम एनर्जी, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको देने से कोई परमाणु निष्क्रिय परमाणु से सक्रिय परमाणु में बदल जाए, उसे क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा बोलेंगे। बात समझ में आ रहा, तो कह रहा है अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके देहली ऊर्जा तक ले जाने में आवश्यक, तो देहली ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा, हाँ देहली ऊर्जा तो बता रहे कि वह न्यूनतम एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा जितनी देकर किसी परमाणु को सक्रिय करना पड़े, उसे क्या बोलेंगे। जैसे तुम लोग को अगर हमें क्या करना है, सक्रिय करना, तुम लोग अभी सो रहे हो, सुबह सुबह का समय है, सोचते हो कहां से आ गया है सुबह सुबह चिल्लवाने, तो सुबह सुबह सो रहे हो, तो जो तुमको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वही तुम्हारे लिए सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी, और जितनी कम से कम ऊर्जा हम तुमको दे दें वही क्या हो जाएगी, देहली ऊर्जा हो जाएगी। अरे बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो आगे चले, ठीक है। चल आगे थोड़ा चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई सक्रियण ऊर्जा बराबर होगा, ऐसे फार्मूला लिखेंगे, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी भाई, देहली ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या होगा, देहली ऊर्जा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि यह टक्कर से पहले, मतलब सक्रिय होने से पहले भी तो कुछ ऊर्जा रखा रहा होगा भैया। कहने का मतलब मेरे जगाने से पहले भी तो तुम थोड़ा थोड़ा जग रहे होगे, या जितना मैंने तुमको एनर्जी, जितना मैंने पढ़ाया उसके पहले से भी तो कुछ जानते थे तुम लोग, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे भाई, देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, अणुओं की टक्कर से पूर्व
पूर्व निहित ऊर्जा, अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है? अरे क्लियर है तो आगे चले ना। तो ये तो आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत हो गया मेरे भाई। ये आर्हेनियस का क्या हो गया? टक्कर सिद्धांत हो गया। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं। इसमें ग्राफ भी बनाना है आपको। देखिए आर्हेनियस में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे आप शुरुआत में चले, मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो देखो जैसे कोई अभिकारक होगा, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोग थोड़ा पहले से भी पढ़े हो, थोड़ा पहले से भी पढ़े हो। तो यहाँ पे यह जीरो एनर्जी था, लेकिन यह कुछ तुम लोग के पास पहले एनर्जी है, यह तुम लोग की एनर्जी है। जीरो से लेकर यहां तक क्या है? तुम लोग की एनर्जी है। इसको हम बोलते हैं ई आर। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। रुक जा, रुक जा भाई, तू लोग को बहुत बड़ा चाहिए ना। क्या देख, तू लोग लाएगा, तुम लोग के लाएगा, थोड़ा बड़ा है, अब अच्छा लग रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई या एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे एनर्जी कितना है? जीरो है। यहाँ पे एनर्जी कितना है? जीरो एनर्जी है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि ई रिएक्टेंट है या अभिकारक है। जैसे तुम लोग अभिकारक हो, तुम लोग के पास पहले से कुछ पढ़ा लिखा है। अभी जो हम पढ़ा रहे तो ठीक है, वो तो हम दे रहे हैं, एक्साइटेड बना रहे हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग के पास कुछ पहले से भी तो पढ़ा लिखा है। जो पहले से तुम लोग एनर्जी रखे हो उसको हम बोलेंगे ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक की ऊर्जा। ये क्या हो जाएगी? अभिकारक की ऊर्जा। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जी तुम लोग? अब ध्यान दो। अब अभिक्रिया यहाँ पर होनी है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम होना है, यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम होगा, समझ रहा है? तो यहाँ तक पहुंचाने में, मतलब अब तू लोग को यहाँ से पहुंचा के यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब समझो तुम लोग यहाँ पर हो अभी, और यहाँ पर एग्जाम होना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा हम देंगे वह कहलाएगी देहली ऊर्जा। वह क्या कहलाएगी? देहली ऊर्जा। और इस देहली ऊर्जा को क्या बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा। तो कहने का मतलब है इस यहाँ पे देखो, यह संक्रमण अवस्था होती है, एक्साइटेड मतलब संक्रमण अवस्था होती है। यहां से लेकर यहां तक जितनी एनर्जी लगेगा यहाँ पहुंचाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा? पुराने वाले बंध टूट जाएंगे, नए वाले बंध बनते हैं। पुराने वाले बंध टूट जाएंगे और नए वाले बंध बनते हैं। और दूसरी चीज ध्यान दो कि भाई जब अभिक्रिया हो जाएगी, जब तुम एग्जाम दे दोगे ना, तो पहले थोड़ा देखो, अभी देखो यहाँ पे तुम लोग, अभी यहाँ तक तुम लोग पढ़ रहा था, यहाँ तक इस लाइन तक, लेकिन जब 12 पास हो जाओगे ना तो और कम पढ़ोगे, तब इधर चले आओगे। बात समझ में आ रहा है? फिर कोई एग्जाम आएगा तो फिर पढ़ोगे, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होगा तुम लोग इस लाइन के नीचे तक आ जाओगे, तुम लोग की पढ़ाई इस लाइन के नीचे हो जाएगी। ये क्लियर है? चलो तो बात करते हैं हम लोग। तो इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने में इतनी एनर्जी हम लोग देंगे, तो यहां से यहां तक की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ई ए का मतलब क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इधर ऊर्जा बढ़ रही है, इधर ऊर्जा क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। ठीक है, अब ध्यान दो,
और इसको क्या बोलेंगे, ईटी, ई ट्रांजिशन, ई ट्रांजिशन या ई थ्रेशोल्ड। ईटी का मतलब ई थ्रेशोल्ड, ई थ्रेशोल्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा बोलेंगे। ईटी का ई थ्रेशोल्ड, ई थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होगा, देहली ऊर्जा, मतलब यहां से यहां तक जितना एनर्जी हम लोग दिए वही क्या कहलाएगी, देहली ऊर्जा कहलाएगी, है ना। अब देखो ई ग्राफ यहां पे रुक गया, ये ग्राफ यहां तक मैंने रोक दिया तो यह कहलाएगा ईपी, उत्पाद की ऊर्जा, या क्या कहलाएगी, उत्पाद की ऊर्जा। जैसे ना 12 पास होने के बाद कुछ लड़कवा क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो 12 पास हो गए तो उनके ग्राफ में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन कुछ लोग रहेंगे क्या, एकदम पढ़ना छोड़ देंगे, तो उनके लिए देखो इधर, तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे, उष्मा, मतलब ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कहने का मतलब है बच्चा कि जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में अभिकारक की एनर्जी कम हो, उत्पाद की एनर्जी ज्यादा हो, जिस अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा कम हो, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो, उसे बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देखो भाई, अगले ग्राफ में हम लोग चलते हैं। लेकिन सब लोग तो एक तरह होते नहीं है, कुछ लोग क्या करेंगे, 12 पास होने के बाद सर जी यहां तक पहुंचने के बाद एकदम नीचे चले आएंगे, यहां तक पहुंचने के बाद कहाँ चले आएंगे, एकदम नीचे चले आएंगे, कहेंगे अब हम न पढ़, हम 12 पास हो गए, समझ रहा है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम 12 पास हो गए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक की एनर्जी को तो हम ई आर बोलेंगे, अभिकारक की ऊर्जा। और यहाँ पे तू लोग देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, यह ईपी है, ये क्या है, ईपी है, उत्पाद की एनर्जी और भी कम हो गई है, उत्पाद की ऊर्जा और भी क्या हो गई है, कम हो गई है। और इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे है ईटी, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, देहली ऊर्जा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो अभिकारक की ऊर्जा है वह यहां तक, एक्स वाई, अभिकारक की ऊर्जा यहां तक थी, अब अभिकारक की ऊर्जा क्या होगी, पहले से भी कम हो गई, अभिकारक की ऊर्जा क्या होगी, उत्पाद की जो ऊर्जा है कम हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी। इसको क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बना लीजिए दोनों ग्राफ, दोनों ग्राफ बना लो भाई। सॉरी, चले भाई आगे चले, बन गया सबका।
चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब अगली लाइन हमें पढ़े आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस समीकरण क्या पढ़ना है भाई? आर्हीनियस समीकरण। घबराओ मत, आज ये चैप्टर खत्म है, घबराओ मत, ये चैप्टर आज खत्म है भैया। आर्हीनियस समीकरण हमें लिखना है, आर्हीनियस समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली चीज समझो, एक लाइन इसमें लिखवा देते हैं किस किस में रिलेशन होता है। देखो रिलेशन होता है यहाँ पे, एक्साइटेशन एनर्जी होता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है, टेम्परेचर होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। देखेंगे आर्हीनियस ने अभिक्रिया की दर, लिख लेते हैं, आर्हीनियस ने अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को क्या कहते हैं भाई? वेग कहते हैं। अभिक्रिया के दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर स्थिरांक, अभिक्रिया की दर स्थिरांक, और दर स्थिरांक कहता है के, अभिक्रिया की दर स्थिरांक के, के की ताप तथा, ताप मतलब टेम्परेचर, ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब टेम्परेचर, तथा उत्प्रेरक, तथा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम कौन करेगा यहाँ पर? उत्प्रेरक का काम करेगा सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? सक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आ रहा है? उत्प्रेरक के मध्य संबंध, के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए, को दर्शाने के लिए एक समीकरण, को दर्शाने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, वह समीकरण है क्या? तो देखिए, यह के बराबर है ए इंटू ई, के बराबर के ए इंटू ई, और ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है, माइनस ई ए अपान आर टी। यही वह समीकरण, के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी, यही वह समीकरण है, यही वह समीकरण है जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस समीकरण। अब क्या है? के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है, इसे क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्हीनियस समीकरण। हाँ, डेली इसी टाइम क्लास रहती है भाई, डेली इसी टाइम क्लास रहती है हमारी। मेरे क्लास का टाइम ही यही है। मेरे क्लास का यही टाइम है, ठीक है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो क्या हो गया? के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, दिस इज द रिलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर के क्या है,
ए क्या है, ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है। सबकी हम बारी बारी से चर्चा कर ले भाई, ये सब होता क्या है, ये सब होता क्या है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या क्या है, दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक या दर या वेग, दर या वेग स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद ए की बात कर लेते हैं, ए क्या है, तो ए क्या है, आर्हेनियस नियतांक। ए को क्या कहते हैं, आर्हेनियस नियतांक के नाम से जानते हैं। ए को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आर्हेनियस नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं आवृत्ति गुणांक बोलते हैं, आर्हेनियस नियतांक बोलो या फिर बोल दो आवृत्ति गुणांक बोल दो, इसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणांक बोलते हैं। एग्जाम में दिया रहेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू एग्जाम में आपको दी रहेगी, बात समझ में आ रहा है। या इसी को बोलते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक, एक और नाम से जानता है इसको हम लोग, पूर्व चर घातांकी गुणांक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है भाई। और ई ए क्या है, तो ई ए को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। और इसका मात्रक क्या लेंगे हम लोग, तो जूल प्रति मोल लेंगे। इसका मात्रक क्या ले लेंगे भाई हम लोग, जूल प्रति मोल। यहाँ पे जो मात्रक लिया जाता है वह जूल प्रति मोल लिया जाता है। आर की बात कर ले, आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है। आर क्या होता है भाई, गैस नियतांक। इसका वैल्यू 8.314, आर जिसका मान कितना लेंगे हम लोग, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टी क्या है, परम ताप होता है जिसको केल्विन में लेते हैं, या भाई परम ताप होता है इसको हम केल्विन में लेते हैं। परम ताप को किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। कभी कभी बहुविकल्पी में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि आर्हेनियस समीकरण क्या है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई कि आर्हेनियस समीकरण क्या है। ठीक है भाई, हाँ ई ए है, हाँ ई ए है, ठीक है भाई। अब देखो इसी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो ई के पावर में आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ई का पावर बहुत कठिन होता है सॉल्व करना, ई के पावर में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ई के पावर में कोई चीज सॉल्व करनी बहुत कठिन होती है, जो मैथ वाले बंदे होंगे जान रहे होंगे कि ई का जो पावर होता है उससे सॉल्व करना बड़ा कठिन होता है, बात समझ में आ रहा है। हाँ तो जो ई का पावर है उसे सॉल्व करना क्या बड़ा कठिन होता है, बात समझ में आ रहा है। तो अब इसी समीकरण को जैसे है ना, क्या है, के बराबर ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए अपान आर टी है ना। इसी में क्या करो, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिखो, दोनों पक्षों में लॉग बेस ई लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग
k बेस ई इज इक्वल टू लॉग a बेस ई प्लस, अब देखो इधर देखो फार्मूला देखो, लॉग m गुणे n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला होता है। देखो m गुणे n रहेगा, लॉग m गुणे n रहेगा तो लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं, लॉग m प्लस क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं। बात समझ में आ रहा? तो अब लॉग देखो a गुणे e है ना, तो कहेंगे क्या, लॉग e टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी, और बेस e है। अब दूसरी चीज ध्यान दो कि लॉग ई 1 होता है, लॉग 10 1 होता है इधर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो ई 1 हो जाएगा, तो ई है ना। अब दूसरी चीज, अब एक फार्मूला और जानो, लॉग m के पावर n हो तो इसको लिखते हैं n log m, लॉग m के पावर n हो तो इसको क्या लिखते हैं, n log m, मतलब घात आगे आता है, घात क्या आता है, आगे आता है। तो क्या लिखेंगे, log के ई इज इक्वल टू लॉग ए ई प्लस का माइनस हो जाएगा, अब पावर आगे आ जाएगा तो माइनस ई ए अपान आर टी गुणे 1, ई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग ई जो हमारे किताबों में टेबल दे रखा है, जो लॉगरिथमिक टेबल दे रखा है वो लॉग बेस 10 पर देता है। किस पे देता है, लॉग बेस 10 पर देता है, और यहां पर बेस कितना है, ई है। तो हमने आपको बताया है कि भाई लॉग बेस ई से बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर दो और लॉग 10 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, लॉग 10 हो जाता है, तो कर दो गुणा। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें 2.303 आ जाएगा दोनों पक्षों में गुणा करो तो हो जाएगा 2.303 log 10k बराबर, यह भी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 2.303 log a अब बेस 10 माइनस ए कितना हो जाएगा, 2.303 ई ए अपान आर टी, ये कितना हो जाएगा, ई ए अपान आर टी। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, इसी को क्या किया जाए भाई, सॉल्व कर लिया जाए, फटाक से नोट करो, आगे चले। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस ई ए अपान आर टी। क्यों भाई, इसमें तो ई हैया नहीं है ना, इसमें तो लॉग हैया नहीं है, तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अब गुणा करके तो दिखा रहे, अब इसमें ई है ही नहीं। अब आगे देखो कहाँ लिखे, इधर इसको हटा दे, ये सब तो जान ही रहे हो। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सबको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये 2.303 को दोनों के बटे में कर दो तो क्या हो जाएगा, log के बराबर 2.303 log a बेस 10 माइनस ई ए अपान आर टी, और सबके बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में कितना हो जाएगा 2.303 और इसके भी बटे में 2.303 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, log के बेस 10 बराबर
या से कट जाएगा तो क्या बचेगा, log a बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 RT। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, आर्हेनियस समीकरण। गुणा करके तो दिखा दिए भाई, देखो गुणा करके तो दिखा दिया, 2.303 का गुणा कर दिए। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब दोनों के बीच में ग्राफ पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा भाई, अब इसके लिए ग्राफ पूछा जाएगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा वह देखो। 1/t में ग्राफ पूछा जाएगा, और किस में पूछा जाएगा भाई, log k में। तो इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है वह log, इसको पूरे को बोलते हैं क्या, log a बेस 10 पर। और यह स्लोप, ये जो स्लोप मिलता है, जो स्लोप मिलता है वो क्या होता है, m। मतलब प्रवणता को m से दिखाते हैं, या किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और यहाँ पे प्रवणता कौन है, माइनस ई ए अपान माइनस 2.303 ई ए अपान आर टी। यह यहाँ पे प्रवणता होती है। ये यहाँ पे क्या होती है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, ई ए अपान मतलब माइनस ई अपान 2.303 अपान आर टी। यह क्या होती है यहाँ पे प्रवणता। फिर से समझो इसको, 2.303 कहां से आया भाई, हम बता रहे थे तो आप कहां थे। यहीं पे देखो मैं लिखवा देता हूं, देखो इधर log m के पावर n रहेगा, तो इसको लिखेंगे n log m लिखेंगे, ठीक। और देखो log m पूरे n रहेगा, तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n लिखेंगे। और log m बटे n रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n लिखेंगे। और देखो log बेस e रहेगा, तो log बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 का गुणा करेंगे और log इसको बेस 10 करेंगे। ये चीज जानो आप। बात समझ में आ रहा है। ये 4 फार्मूले यूज होते हैं, जहां जैसा यूज होगा आप कर लेना, ठीक है भाई। चलो एक बार फिर से कोई कह रहा है बताने के लिए, आप ध्यान दे दो। ये वाला समीकरण हमें पता है, यह समीकरण पता है। अब इसी समीकरण में दोनों पक्षों में लॉग ले लो, इसी समीकरण में दोनों पक्षों में क्या करो, लॉग ले लो। तो यह क्या हो जाएगा, log k और log a प्लस, जो गुणा में है ना तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला फार्मूला, तो प्लस log e बेस पे है e माइनस ई अपन आर टी, पूरा उठा के रख देंगे। ई कितना होता है, यहाँ पे लिख रहे log ई बराबर 1, log ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो log k और log a माइनस ई अपन आर टी गुणे 1, क्योंकि log ई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बेस ई है ना, यहाँ पर भी बेस ई है, तो log बेस ई से बेस 10 में बदलना है, log ई से log बेस 10 में बदलना है, तो 2.303 से गुणा कर दिए। देखो 2.303 से गुणा कर दिया। अब देखो इधर भी है इधर भी है, इसको दोनों के बटे कर दो, दोनों में भाग दे दो, दोनों में भाग दे दो तो इसमें से कट जाएगा, इसमें बचेगा। और यही क्या आर्हेनियस समीकरण है, ये क्या आर्हेनियस समीकरण है, ठीक है भाई। यही क्या है, आर्हेनियस समीकरण है।
यहां तक हो गया, यह उनके लिए ग्राफ हो गया। ठीक, आगे थोड़ा चलते हैं, लास्ट टॉपिक है। जैसे आपसे पूछा, ऐसे क्वेश्चन के टाइप से है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन टाइप में हो जाए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1 ताप पर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1 ताप पर दर स्थिरांक K1, दर स्थिरांक K1 तथा T2 ताप पर दर स्थिरांक K2, ऐसा दिया। दोनों में क्या करना है, भाग दे, मतलब दोनों में K1 K2 मान लिए, तब सक्रियण ऊर्जा कितनी होगी, तब आपसे पूछा जाए तब सक्रियण ऊर्जा बताइए, तब सक्रियण ऊर्जा आपको बतानी है। ध्यान दो भैया, क्या कह दिया जाए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ताप T1 पर दर स्थिरांक कितना है, K1 है। ताप T1 पर दर स्थिरांक T1 और ताप T2 पर दर स्थिरांक कितना है, K2 है। तब सक्रियण ऊर्जा कितनी होगी, तो हम कहेंगे log K2 बटे K1, कितना होगा भाई, log K2 बटे K1 बराबर क्या हो जाएगा, EA अपान 2.303 कोष्टक में हो जाएगा T2 माइनस T1 बटे T1 T2, यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे तो मैं डेराइव भी कर दूंगा, हमारी तबीयत ठीक है। और नोट में एक चीज और जानो, जैसे आपकी अभिक्रिया का वेग, नोट में एक चीज और जानो कि अभिक्रिया वेग और सक्रियण ऊर्जा के बीच में कोई क्वेश्चन आए, क्या पूछा जाए भाई, सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया वेग के बीच में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग जानो कि जो अभिक्रिया वेग है, जो अभिक्रिया वेग है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, समझो नोट में, और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया वेग, क्या पूछी जाए भाई, अभिक्रिया वेग और सक्रियण ऊर्जा पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो यह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वह सक्रियण, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह सक्रियण ऊर्जा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लव कुमार कह रहे छुट्टी के लिए तबीयत खराब होता है ना सर, अच्छा, तो कह रहा है कि छुट्टी के लिए तबीयत खराब होता है। अरे गधावा, तुम लोग को नहीं पता, अगर हमारा तबीयत ठीक रहता है तो हम बहुत पढ़ाते हैं, ठीक ना, हम बच्चों के साथ मजाक नहीं करते, ठीक है, पढ़ाने से हम पीछे कभी नहीं हटते, लेकिन तू लोग ही नहीं समझेगा, ठीक है। बात समझो, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह सक्रियण ऊर्जा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा घटेगी, सक्रियण ऊर्जा घटेगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। सर यह कैसे है, आप लोग सोच रहे होंगे ना, यह रिलेशन कहां से आया, बात को समझो। हम लोग क्या ग्राफ पढ़े थे,
कुछ ऐसा ही ग्राफ पढ़े थे। यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहीं की एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। इधर ऊर्जा है ना। अब बात को समझो, ठीक है। अब इधर समझो, यहां से यहां तक एनर्जी देने पर यह क्या होगा, सक्रिय होगा। समझो आप, यहां से यहां तक पहुंचने पर क्या होगा, परमाणु सक्रिय होगा। कितना क्लियर है भाई, बात समझ में आ रहा। यहां से यहां तक पहुंचने पर परमाणु क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई सक्रियण ऊर्जा यहां तक क्या हो, यहां तक हो जाए। अगर सक्रियण ऊर्जा सपोज करो कि यह कम हो जाए, हम कह रहे हैं सक्रियण ऊर्जा इतनी हो जाए, तो समझो जैसे मैं कह दूं क्या कि 500 रुपया में, 500 रुपया में मैं एक जूता खरीदता हूं, है ना। 500 रुपया में एक जूता खरीदता हूं, बात समझ में आ। 500 रुपए में कोई जूता बिक रहा है, क्लियर है, सबको क्लियर है। 500 रुपए में एक जूता बिक रहा है, कम लोग खरीदोगे, क्या करोगे, कम लोग खरीदेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब यही जूता 200 में मिल रहा है, ज्यादा लोग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ज्यादा लोग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। समझो, पहले यह एक जूता था जो 500 रुपए में बिक रहा था, अब यही जूता कितने में बिकने लगा, 200 में। तो यहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। समझो, तो कोई अभिक्रिया पहले यहां पर हो रही थी, तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी। यहां पर सक्रियण ऊर्जा क्या थी भाई, ज्यादा थी। यहां पे सक्रियण ऊर्जा ज्यादा थी, तो कम परमाणु उतने ऊपर जा पा रहे थे, क्योंकि उतनी एनर्जी सबके पास नहीं थी। लेकिन सक्रियण ऊर्जा घट गई, तो ज्यादा परमाणु क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ज्यादा परमाणु सक्रिय हो जाएंगे, तब क्या होगा, अभिक्रिया। भाई ज्यादा परमाणु, तो परमाणु ज्यादा, तो भाई टक्कर ज्यादा, अब टक्कर ज्यादा तो वेग ज्यादा, क्लियर है। जैसे देखो मैं कह दूं कि जेई मेंस का जो पेपर है वह केवल 90% के ऊपर वाले भर सकते हैं। जेई मेंस का जो पेपर होगा, मैं ऐसे कह दूं कि जो जेई मेंस का पेपर होगा, क्या होगा, जो जेई मेंस का पेपर होगा वो कक्षा 12 में जिसका 90% से ऊपर होगा या 90% होगा वही भर सकता है। तो बहुत कम संख्या रहेगी, बात समझ में आ रहा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, पहले समझो। जैसे जेई मेंस का मैं बोलूं, तो जेई मेंस का पेपर एग्जाम कौन कौन दे सकता है, तो मैं बोल दूं कि भाई जिसका 90% हो या उससे ऊपर वाले हो तो वह भर सकते हैं। बात समझ में आ रहा। अब दूसरी चीज कि भाई यहाँ पे संख्या बहुत कम हो जाए, लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, मैं इसकी क्राइटेरिया घटा के 60% कर दिया कि 60% या इसके ऊपर वाले भर सकते हैं, तो ज्यादा लोग आएंगे। लोग क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, संख्या बढ़ जाएगी। तो देखो, पहले सक्रियण ऊर्जा इसकी यहां पर थी, यहां पर एकदम पीक वाले पोजीशन पे, तो यहां पर कम परमाणु, यहां पर क्या था, यहाँ पे कम परमाणु पहुंचेंगे क्योंकि सबके पास एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन मैं घटा के इसको यहां पर कर दिया, इसको घटा के मैं क्या कर दिया, यहां पर कर दिया, तो परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और जब परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हम लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा के घटने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है भाई।
और दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, सक्रियण, मतलब सक्रियण ऊर्जा बढ़ने पर, सक्रियण ऊर्जा बढ़ने पर अभिक्रिया वेग घटता है। ठीक है, चल चलो भाई, टाइम हो गया है, टाइम अप, यह चैप्टर खत्म हो गया भाई। अब मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। यह चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंस था यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, यह चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है भाई, चलो ठीक है। ये क्लास को ओवर करते हैं, मिलेंगे अगले दिन, ठीक है, सेम टाइमिंग 6:30 बजे से, ठीक है भाई, ओके। अब PDF डाल देंगे, ठीक है, ओके। ओके।